नमस्कार विद्यार्थियों, मैं नरेंद्र कुमार शर्मा ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हमने पहले वाले वीडियो के अंदर प्रबंध के अर्थ के बारे में पढ़ा था कि प्रबंध क्या है, किस प्रकार से एक प्रबंधक है वो अपने व्यवसाय में प्रबंध का कार्य करता है। हालांकि प्रबंध कोई व्यवसाय में नहीं होता है। हमने पढ़ा था कि प्रबंध सर्वव्यापी है, सभी स्थानों पर किया जाता है, चाहे कोई सा भी स्थान हो, चाहे सामाजिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, शैक्षणिक हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के अंदर प्रबंध का कार्य किया जाता है। इसके बारे में हमने पढ़ा था कि प्रबंध एक सर्वव्यापी है, प्रबंध व्यापक है, सतत प्रक्रिया है। अब आज हम ये देखेंगे कि प्रबंध की विशेषता क्या है। प्रबंध की विशेषताएं, सबसे पहले हमने हालांकि विशेषताएं अर्थ और परिभाषा हमने पढ़ ली, विभिन्न राइटरों के अनुसार दी हुई परिभाषा हमने पढ़ी थी। विभिन्न राइटरों के अनुसार परिभाषा दी थी, उसके अंदर ओराल कुंटज की परिभाषा पढ़ी थी, जॉर्ज आर टेरी की परिभाषा पढ़ी थी, एफ.डब्ल्यू. टेलर की परिभाषा पढ़ी थी। परिभाषा हमने पढ़नी जरूरी हो जाती है क्योंकि अर्थ में परिभाषा मिलती है और परिभाषा में ही हमें लगभग विशेषताएं मिल जाती है। तो सबसे पहली विशेषताएं आती है अपनी, आज हम प्रबंध की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। और प्रबंध की पहली विशेषता आती है, प्रबंध उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है क्योंकि कोई भी कार्य बिना उद्देश्य के नहीं हो सकता है। हम किसी भी कार्य को अगर करते हैं तो उसका कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। तो जब सभी प्रकार के कार्यों में कोई न कोई उद्देश्य होता है, हम धार्मिक कार्य करते हैं तो कोई न कोई उद्देश्य लेकर चलते हैं, हम चिकित्सा का क्षेत्र है तो हमारा कोई उद्देश्य है, शिक्षा का क्षेत्र है उद्देश्य है, यहाँ तक कि विद्यार्थी वर्ग विशेष जो है वो कोई न कोई उद्देश्य लेकर चलता है। इसी प्रकार से व्यवसाय भी अपना कोई न कोई उद्देश्य लेकर चलता है और मुख्य रूप से व्यवसाय का उद्देश्य लोगों की सेवा करते हुए लाभ कमाना होता है। अब प्रबंध की बात आती है कि प्रबंध का उद्देश्य क्या हो सकता है। यदि हमारे सामने कोई उद्देश्य नहीं है तो प्रबंध की जरूरत ही नहीं है। यानी कि अगर कोई हमारा उद्देश्य ही नहीं है, अगर हम कोई उद्देश्य लेकर नहीं चलते हैं तो प्रबंध की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए प्रबंध उद्देश्य को लेकर चलता है और किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का उद्देश्य हो सकता है। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि प्रबंध जो है वो सर्वव्यापी है, सभी स्थानों पर किया जाने वाला है, इसलिए प्रबंध उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है, कोई न कोई उद्देश्य लेकर चलता है। तो बिना उद्देश्य के प्रबंध का कार्य पूरा नहीं हो सकता है। जहाँ पर उद्देश्य ही नहीं है प्रबंध की आवश्यकता ही नहीं है। अब नंबर 2 बात आती है, प्रबंध सर्वव्यापक है। यदि वे किसी क्रिया में से प्रबंध को घटा दिया जाए तो शेष कुछ नहीं बचता, अर्थात शून्य बचता है। यहाँ किसी क्रिया का अर्थ है व्यवसायिक तथा गैर व्यवसायिक सभी प्रकार की क्रियाओं से है, अतः प्रबंध सर्वव्यापक है। व्यवसायिक और गैर व्यवसायिक, व्यवसायिक जहाँ पर वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय किया जाता है, जहाँ पर वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय किया जाता है व्यवसायिक क्रियाएं कहलाती है। गैर व्यवसायिक जो व्यवसाय को छोड़कर जो क्रियाएं की जाती है गैर व्यवसायिक क्रियाएं कहलाती है। यानी सभी कोई भी अपनी सफलता प्राप्त करने के लिए, अपनी सफलता प्राप्त करने के लिए कोई न कोई क्रिया जरूर होती है, अपनी प्रक्रिया जरूर होती है। उसमें से अगर प्रबंध को निकाल दिया जाए तो कुछ नहीं बचता, अर्थात प्रबंध है वो महत्वपूर्ण है। यानी कि किसी भी क्रिया में से प्रबंध को घटा दिया जाए तो शेष कुछ नहीं बचता। हम कोई भी कार्य करने के लिए जा रहे हैं तो प्रबंध है वो महत्वपूर्ण है। प्रबंध को घटा दिया जाए तो कुछ नहीं बचेगा। यह सभी प्रकार की क्रियाओं में होता है, चाहे व्यवसायिक हो चाहे गैर व्यवसायिक हो। व्यवसायिक क्रियाएं वे हैं जो वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय करती है, उनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, उचित लाभ कमाना, अनुचित लाभ कमाना नहीं है। गैर व्यवसायिक संस्थाएं, इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है बल्कि लोगों की सेवा करना उद्देश्य होता है। अतः प्रबंध सर्वव्यापक है, सभी स्थानों पर किया जाने वाला है। नेक्स्ट बात आती है अपनी सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया का मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।
प्रबंध कोई भी ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसे हमेशा के लिए एक ही बार में पूरा कर लिया जाए, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है। एक ही बार पूरा कर लिया जाए यानी कि हमने नियोजन किया है, बहुत बढ़िया किया है, प्रबंध के कार्य हम पढ़ चुके हैं, नियोजन है, संगठन है, समन्वय है, नियंत्रण है, हमने समस्त प्रक्रिया है वो एक बार कर चुके, ऐसा नहीं है। हमें बार बार कार्य को बदलना पड़ेगा। क्यों कि सभी क्षेत्रों के ऊपर व्यवसाय पर विशेष तौर से तो वातावरण का प्रभाव पड़ता है। वातावरण का मतलब है, हालांकि वातावरण का सामान्य अर्थ है कि हमारे इर्द गिर्द का वातावरण, हमारे इर्द गिर्द का वातावरण होता है, तो इसका प्रभाव है व्यवसाय पर, गैर व्यवसायिक क्रियाओं पर सभी पड़ता है। जैसे ईद, दीपावली, होली इत्यादि हमारे धार्मिक त्योहार आते हैं, बाजार में चहल पहल शुरू हो जाती है, तो ये किसका प्रभाव है? वातावरण का प्रभाव है। वातावरण के अंदर दीपावली आती है, ईद आती है, अमीर व्यक्ति भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, गरीब व्यक्ति भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो इस प्रकार से जो हमने प्रबंध का कार्य किया है, प्रबंध किया है, एक बार नियोजन किया है, प्रबंध कर लिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि अब दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। हमें उसे बार बार करने की आवश्यकता है, बार बार उसका नियंत्रण करने की आवश्यकता है, बार बार उसको देखने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। एक बार प्रबंध कर लेने से इसका मतलब ये नहीं है कि प्रबंध का कार्य पूर्ण हो गया है, इसका हम प्रबंध के कार्य को हमें बार बार करना पड़ेगा। इस प्रकार से तीसरी विशेषता हुई अपनी कि प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हाँ, इस प्रकार से अपने प्रबंध की तीसरी विशेषता हुई कि प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया का मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि एक बार प्रबंध का कार्य कर लेने से इसका मतलब ये नहीं है कि प्रबंध का कार्य पूर्ण हो गया। जैसा कि अभी भी मैंने आपको बताया कि प्रबंध पर चाहे व्यापार हो, प्रबंध हो, सभी क्षेत्र हो, सबके ऊपर वातावरण का प्रभाव पड़ता है कि वातावरण में किस प्रकार की बातें हो रही है। जैसे अभी वर्तमान के अंदर अपने कोरोना वायरस का प्रभाव है, ये सीधा सीधा सा व्यापार के ऊपर प्रभाव डालेगा। तो प्रबंध की जो व्यवस्था की गई, अब प्रबंध की व्यवस्था हमें किस प्रकार से करनी है, एक प्रबंधक है वो अपनी व्यवस्था किस प्रकार से करेगा। आपने अभी देखा होगा कि सभी क्षेत्रों के अंदर, चिकित्सा के अंदर है तो डॉक्टर अपना प्रबंध का कार्य कर रहा है, जो पहले प्रबंध किया हुआ था वो धरा रह गया, वातावरण का प्रभाव पड़ा। एक विद्यालय के अंदर एक प्रधानाचार्य के द्वारा एक प्रबंधक के नाते उसकी प्रक्रिया है वो बदल गई। इसी प्रकार से व्यवसाय भी जो है वो अपना व्यवसाय के अंदर प्रबंध की प्रक्रिया करेगा। विभिन्न प्रकार के क्षेत्र हो सकते हैं, किसी भी प्रकार से वातावरण पर प्रभाव पड़ सकता है। आपने देखा है किसी प्रकार की अमेरिका के अंदर बाजार गिरता है, भारत का बाजार स्वतः ही गिर जाता है, कारण इसका प्रभाव वातावरण का है। तो ऐसी स्थिति में एक प्रबंधक को अपनी प्रक्रिया है वो लगातार करनी पड़ती है, नियोजन है वो लगातार करना पड़ता है, प्रबंध के जो प्रमुख कार्य हैं वो लगातार करने पड़ते हैं। नेक्स्ट बात आती है अपनी कि प्रबंध एक अदृश्य है। अदृश्य क्या है? जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं कि हाँ ये चीज यहाँ पर महसूस है। हमने देखा है कि कई बार ऐसी व्यवस्थाएं होती है। एक विद्यालय की अगर हम बात लेते हैं कि विद्यालय के पास में से कोई गुजर रहा होता है और विद्यालय एकदम शांत वातावरण से विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, तो गली में से निकलने वाले या विद्यालय के पास में से निकलने वाले व्यक्ति ये कह देते हैं कि प्रबंध की व्यवस्था बहुत बड़ी है। क्यों? उन्होंने क्या देखा? कुछ नहीं देखा, लेकिन वो अदृश्य है, उन्होंने शांत वातावरण देखा, इससे वो उन्होंने अनुमान लगा लिया कि प्रबंध की व्यवस्था अच्छी है। या दूसरी बात ये भी आती है, व्यवसाय की सफलता या असफलता, किसी कार्य विशेष, क्षेत्र विशेष की सफलता या असफलता भी निर्भर अदृश्य पर निर्भर करती है। तो प्रबंध वह शक्ति है जिसे देखा नहीं जा सकता है, इसकी अनुभूति की जा सकती है। यदि कोई संगठन उत्तरोत्तर उन्नति की ओर अग्रसर है तो समझा जा सकता है कि अच्छा प्रबंध अच्छा है, अन्यथा इसके विपरीत अगर
उसमें अवनति हो रही है, तो निश्चित है इसको दूसरे शब्दों में इस प्रकार से हम सोच सकते हैं कि व्यवसाय अगर सफलता की ओर अग्रसर कर रहा है, व्यवसाय अगर सफलता प्राप्त कर रहा है तो प्रबंध अच्छा है, और व्यवसाय अगर असफल हो रहा है, व्यवसाय में अगर सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थिति में कुप्रबंध हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रबंध क्या है, एक अदृश्य है, प्रबंध दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसके कार्यों से, उसकी व्यवसाय की सफलता से, व्यवसाय की असफलता से इस प्रकार का महसूस किया जा सकता है कि प्रबंध किस प्रकार से कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, हमारा जो चौथा पॉइंट आता है कि प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसको महसूस किया जा सकता है, अनुभूति प्राप्त की जा सकती है। और ये अनुभूति किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है कि व्यवसाय की सफलता या असफलता। व्यवसाय सफल है तो हम यही कहते हैं कि प्रबंध है वो बहुत अच्छा है, व्यवसाय असफलता की ओर आ जाता है तो हम कहते हैं कि व्यवसाय के प्रबंध की व्यवस्था अच्छी नहीं है। पहले ही मैंने आपको उदाहरण दिया था कि बिल गेट्स से पूछा गया कि आप के व्यवसाय में उन्नति का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो बिल गेट्स का एक सटीक उत्तर था कि हमारे प्रबंध की व्यवस्था बहुत अच्छी है, और हमारे प्रबंध की व्यवस्था बहुत अच्छी होने के कारण आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। उस प्रबंध की व्यवस्था में विभिन्न प्रकार के संसाधन सीमित हो सकते हैं। किसी भी संस्था के अंदर मुख्य रूप से 3 प्रकार के संसाधन होते हैं। हालांकि मैंने कल आपको 5 संसाधन बताए थे, मुख्य रूप से 3 संसाधन होते हैं, मानव, मशीन, मुद्रा। इन संसाधनों का समुचित उपयोग किस प्रकार से किया जाए, कर्मचारियों का उपयोग किस प्रकार से किया जाए, इस प्रकार से प्रबंध की व्यवस्था अगर एक अच्छी है तो बिल गेट्स ने जैसा बताया कि हमारी प्रबंध की व्यवस्था अच्छी थी, जिसके कारण से हमने ये मुकाम प्राप्त किया है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है जो दिखाई नहीं देती है। विशेषताओं में बहुत सी विशेषताएं हैं, लेकिन हम आपको आगे के वीडियो में बताएंगे कि महत्व के बारे में। इसके बाद धन्यवाद।